नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं दिनेश सिंह कविया, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय पोंडा, एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ हूँ। मित्रों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में कवि आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। मित्रों, कविता की तरफ बढ़ने से पूर्व हम सबसे पहले कवि आलोक धनवा के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कवि आलोक धनवा हिंदी के प्रतिनिधि कवियों में 7वें-8वें दशक के प्रतिनिधि कवियों में आलोक धनवा का नाम आता है। कवि आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर, बिहार में हुआ। मैंने आपको एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, कवि आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के हिंदी के प्रतिनिधि कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनका जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर, बिहार में हुआ। पहली कविता इनकी जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। बहुत गिनी चुनी रचनाएं हैं इनकी, लेकिन एकमात्र इनका अब तक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। लेकिन उस एकमात्र काव्य संग्रह ने हिंदी साहित्य जगत में तहलका मचा दिया और आलोक धनवा का जो व्यक्तित्व है और उनका जो प्रभाव है वो सर्वत्र विद्यमान है। 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि मिली इनको, और दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र कविता संग्रह है। दुनिया रोज बनती है एकमात्र कविता संग्रह के आधार पर इनको आज खूब यश और कीर्ति प्राप्त हो रही है। अगर हम बात करें इनके प्राप्त पुरस्कारों की, तो इनको राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनकी पंक्तियां बहुत चर्चित है कि जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता प्राप्त की है। 7वें और 8वें दशक का मतलब हुआ 1970-80 के आसपास का जो समय था, उस दौरान बहुत ही गिनी चुनी इन्होंने रचनाएं लिखी, लेकिन एक एक असली मोती की तरह हैं। बहुत ही प्रभावशाली रचनाएं हैं और उसी की वजह से आज ये हिंदी काव्य जगत में अपार ख्याति और यश प्राप्त कर रहे हैं। 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। मित्रों, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर हम बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो उनका भी मूल्यांकन उनके जाने के बाद ही हुआ था। उनके जीते जी उनके महत्व को, उनके सृजनात्मक प्रतिभा को किसी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज हम बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का महत्व है वो हिंदी में सर्वविदित हैं, सर्वोपरि है। ठीक उसी तरह से कई कवियों का, रचनाकारों का, आलोचकों का ऐसा मानना है कि आलोक धनवा का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं हुआ है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय रूप से
भागीदारी निभा रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग, कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। चलिए हम बात करें हमारी कविता की, पतंग की। तो बच्चों, ये जो कविता है पतंग, अगर हम इसके सार रूप में बात करें तो ये कवि आलोक धनवा की एक बहुत ही प्रभावशाली सशक्त रचना है, जिसके माध्यम से कवि ने एक साथ अपने कई मंतव्यों को सिद्ध करने का प्रयास किया है। जहाँ एक और इस कविता के माध्यम से हम ऋतु परिवर्तन के बारे में जानेंगे, विभिन्न ऋतुओं के बारे में कुछ हमें जानकारियाँ प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर ये कविता पूरी तरह से बाल मनोभावों, बाल इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण करती हुई भी नज़र आती है। बच्चों की जो बाल क्रियाकलापों का वर्णन यहाँ देखा जा सकता है और प्रकृति में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों को यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से कवि ने प्रयोग किया है। और इस कविता का जो बिंब विधान है वो काबिल तारीफ है और कई जगह कवि ने बहुत ही सुंदर मानवीकरण का प्रयोग किया है। भाषा बहुत ही सरल और सहज है, बिल्कुल साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसे समझ सकता है। चलिए तो हम बात करें, पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। जो एकमात्र कविता संग्रह उनका प्रकाशित हुआ है, दुनिया बनती है, वहीं से लिया गया है। ये एक लंबी कविता है। लंबी कविता मतलब एक समय ऐसा चला था, एक ऐसा दौर आया जब लंबी लंबी कविताएं, जैसे निराला जी ने सरोज स्मृति लिखा था, उसी तरह से कई लंबी कविताएं लिखने का दौर चला था। तो उसी क्रम में धनवा ने भी ये कविता लिखी, जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में, कौन से भाग को? तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों, जहाँ एक और बाल क्रियाकलापों का वर्णन है, वहीं प्रकृति में आए हुए परिवर्तनों का भी बहुत सुंदर ढंग से कवि ने वर्णन किया है और वो भी सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। जिस तरह से पतंग है वो गगन की, आसमान की ऊंचाइयों को छूती है, ठीक उसी तरह से बच्चों की जो उमंगें और सपने हैं वो भी गगनचुम्बी होते हैं, वो भी आसमान को छूना चाहते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता। बच्चे तो इस पतंग के भी और उस पार दूर तक जाना चाहता है और देखना चाहता है कि आखिर उस असीम आसमान के बाद क्या है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है। बच्चों, मैं यहाँ ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि हमारे यहाँ पर बिंब, कविता में बिंब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कविता के सौंदर्य को बढ़ाने का काम करता है। तो इस कविता में भी कवि ने बिंब के विभिन्न दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और गतिशील बिंब, इन साथ ही साथ स्पर्श बिंब, इन विभिन्न बिंबों का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। चलिए देखते हैं, जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा, शरद ऋतु को चमकीला इशारा की तरह चमकती ऋतु के रूप में चित्रित किया है। जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो घिर घिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अर्थात अंधेरे के बाद के सर्द अर्थात उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए हम लोग इस कविता के विषय में कविता को पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कविता का आदर्श वाचन करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। क्या कहा कवि ने?
कि सबसे तेज बौछारें गई, बौछारें मतलब बारिश, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वर्ग से अक्षर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, अपने रंध्रों के सहारे वे भी उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है। चलिए, तो इस तरह से बहुत ही सुंदर कविता है जहाँ हमें बच्चों के बाल मन की चेष्टाओं और इच्छाओं के बारे में पता चलता है। पतंग कविता में कवि ने शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग का सुंदर चित्रण किया है। भादो ऋतु परिवर्तन, भाद्र पक्ष, श्रावण के बाद भाद्र पक्ष, श्रावण और भाद्र पक्ष में बहुत बारिश होती है। भादों के धारासार बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। भादो अंधेरे की तरह है और शरद ऋतु उजाले की तरह है। कवि ने चमकता हुआ कहा है, शरद ऋतु को चमकती हुई कहा है। क्यों? क्योंकि शरद ऋतु में भाद्र पक्ष के बाद की जो समय आता है उसमें धूप बहुत तेज है, बहुत चमकीली है, इसलिए कवि को कहीं ना कहीं भाद्र पक्ष के बाद आया हुआ शरद चमकता हुआ चमकीली धूप से युक्त लगता है। प्रकृति में चमकीली धूप और उमंग छा गई है। बच्चे पतंग उड़ाने चले, मौसम साफ हो गया, आकाश मुलायम हो गया, पतंगें उड़ने लगी, बच्चे सीटियों और किलकारियां मारते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। कवि ने बताया कि बच्चे मानो कपास लिए हुए पैदा होते हैं। यहाँ पर कवि संकेत करना चाहता है बच्चों के जीवन, मतलब उनके शरीर की कोमलता और मुलायमता, साथ ही साथ उनके शरीर की लचक। जिस तरह से कपास पे आप प्रहार करेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक उसी तरह से बच्चों का शरीर ऐसा ही होता है, उस पर कोई असर नहीं होगा छोटी मोटी चोट का।
भागते रहते हैं बच्चे, और यहाँ तक कि इतना तेज़ भागते हैं कि मानो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी खुद उनके पैरों तक आने के लिए बेचैन हो जाती है। इस तरह से कविता को बहुत ही रोचक ढंग से कवि ने लिखा है। चलिए हम एक एक बात करेंगे कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ। कवि वर्णन कर रहा है भाद्र पक्ष के तुरंत बीत जाने के बाद का जो समय है शरद ऋतु। बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाद्र पक्ष में बहुत बारिश होती है, श्रावण और भाद्र पक्ष में। तो उस समय बारिश में बच्चों को बाहर जाने की अनुमति परिवार की ओर से नहीं दी जाती है, अभिभावकों की ओर से उन्हें बाहर नहीं भेजा जाता है। लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु को बच्चों के खेलने की एक अच्छी ऋतु मानी गई है। और जब धूप चारों तरफ फैल जाए तो उस समय हर पेरेंट्स, अभिभावक चाहेगा कि बच्चा धूप में जाए और खेले। और उस समय जो बच्चों की जो उमंग है, जो आशा है, जो उनमें उत्साह है, जो जज्बा है, वो काबिल तारीफ़ होता है। उसी का वर्णन कवि ने यहाँ करते हुए लिखा है कि सबसे तेज बौछारें गई, अर्थात तेज होने वाली जो बारिश है, बारिश का दौर समाप्त हो गया और भादो गया। भादो गया अर्थात भाद्र पक्ष के जाने के साथ ही तेज बारिश का दौर भी खत्म हो गया। सवेरा हुआ, ऐसा लग रहा है मानो रात्रि के बाद सवेरा हो गया है। जैसे रात्रि है घनी अंधकारमयी होती है, उसके बाद पुनः जैसे ही सवेरा होता है चारों तरफ खुशहाल रोशनी, सुनहरा समय लगता है हमें सवेरा का। उसकी तुलना कवि ने कैसे की है? तुलना की है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सवेरा की तुलना खरगोश की आंखों से की है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। बहुत सुंदर कवि ने वर्णन किया मानवीकरण के माध्यम से कि शरद, शरद कौन आया है? शरद कौन चला गया है? चला गया है भाद्र पक्ष, चला गया है, बारिश का दौर चला गया है, शीत ऋतु का दौर आ चुका है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत सुंदर दृश्य, जैसे ये हम पढ़ते हैं शरद आया पुलों को पार करते हुए, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, तो हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है, एक दृश्य सृजित होता है। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक दृश्य बिंब है जो यहाँ दिखाई देता है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, एक स्थिर दृश्य। और यहाँ पर शरद आया पुलों को पार करते हुए, वो आते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ गतिशील बिंब है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, कवि ने देखिए नए प्रयोग किए है ना, प्रतीक और जो प्रयोग हैं वो नवीन है। नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अर्थात मतलब वो तीव्रता से आगे समय बढ़ रहा है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, कैसे आया है शरद ऋतु, कैसे आ रही है शरद, कैसे आया है पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और घंटी बजाते हुए। बच्चों यहाँ जो जोर जोर से शब्द हैं, इसको हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक घंटी की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ने लगती है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा बिंब है? श्रव्य बिंब है। श्रव्य बिंब मतलब जिसको सुना जा सकता है उसे कहते हैं श्रव्य बिंब। सॉरी यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ, जगह कम है। तो श्रव्य बिंब चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, किसको बुला रहा है? बच्चों के पतंग उड़ाने वाले झुंड, अर्थात वह बच्चे जिनकी कल्पनाएं, जिनकी भावनाएं, जिनके सपने उस पतंग के समान असीम हैं, ऊंचाइयां छूते रहते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, कवि ने देखिए मुलायम बना दिया आकाश को। क्यों? अर्थात अभिप्राय ये है कि उस समय शरद ऋतु में एकदम आकाश मुलायम होता है, अर्थात वहाँ पे ना तो आंधी है, तूफान है, बारिश है, इसलिए आसमान एकदम मुलायम नजर आता है। पतंग के ऊपर उड़ सके, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, पतंग ऊपर उड़ सके, इसलिए मुलायम बना दिया। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पहला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पहली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखिए यहाँ पे तितलियों की नाजुक दुनिया, बच्चों की जो भावनाएं हैं, बच्चों की जो कल्पनाएं हैं, बच्चों की जो उमंगें हैं, उनकी तुलना तितलियों की नाजुक दुनिया से की है। तितलियों की तरह उनकी भावनाएं बहुत ही नाजुक हैं, बहुत ही रंगीन हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बहुत सुंदर प्रयोग है, मानवीकरण पहले भी था कि जन्म से ही वो अपने साथ, यहाँ स्पर्श बिंब है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कपास की कोमलता और जो मुलायम है उसका एहसास हो रहा है कि बच्चों के शरीर में कपास की तरह कोमलता और मुलायम होता है, वो मुलायम होते हैं उनके शरीर और उसमें बहुत लचक होती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसा लगता है कि इतना तेजी से भागते रहते हैं इधर उधर, ऐसा लग रहा है कि मानो वो नहीं भागकर पृथ्वी खुद बेचैन होकर उनके पैरों तक आगे से आगे आ रही है। कवि ने बहुत सुंदर कल्पना की, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, मतलब उनको शुद्ध नहीं है, होश नहीं है, कुछ ध्यान नहीं है, बस उनका पूरा दिमाग खेलों में उस पतंग पे अटका हुआ है। छतों को भी नरम बनाते हुए, बच्चों के जो पैर है वो बड़े नरम हैं, छतें बड़ी कठोर है, लेकिन वो इतना तेजी से भागते हैं ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने छतों को भी नरम बना दिया है। अर्थात छतों की जो कठोरता है उनके लिए कोई असहनीय नहीं है, उनके लिए कोई बाधा का काम नहीं कर रही है। और जब वो तेजी से भागते हैं, देखिए बहुत सुंदर वर्णन किया है, छतों को भी नरम बनाते हुए और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग यानी एक वाद्य यंत्र, ऐसा लग रहा है कि मानो वो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। अर्थात जब वो बच्चे बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उनके पैरों की जो आवाज़ है, पदचाप जिसे हम कह सकते हैं, पदचाप से इस तरह का संगीत एक सृजित होता है, मानो ऐसा लग रहा है कि दिशाओं के मृदंग बज रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन है ना, यहाँ भी दिशाओं के मृदंग की तरह, तो यहाँ कहीं न कहीं श्रव्य बिंब है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरते हुए मतलब डालों पे झूलते हुए हम कह सकते हैं, पेंग भरते हुए, है ना, जिस तरह से एक शराबी होता है वो झूलता हुआ चलता है, तो मानो जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से झूलते हुए, सॉरी हम कहेंगे झूला, जब डाल है ना, आप जैसे झूले खाओगे तो डाल कैसे हिलते हैं हवाओं के साथ, तो मानो वैसे ही डाल की तरह लचीले वर्ग से वह अक्सर चलते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि छतों के खतरनाक किनारों तक, और छतों के एकदम खतरनाक किनारों तक चले जाते हैं, उनमें कोई भय नहीं है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। किनारों तक चले जाते हैं लेकिन उनके शरीर में बहुत ही सुंदर समन्वय है, तालमेल है, इसलिए वो अपने आप को बचाते हैं। मानो उन्हें गिरने से कौन बचा रहा है, उनके शरीर का ही संगीत, रोमांचित संगीत है, वो उन्हें गिरने से बचा रहा है। कब, जब वो छतों के खतरनाक किनारों तक चले जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों उन्हें थाम लेती है, मानो ऐसा लग रहा है कि पतंगे खुद उन्हें, वो महज एक धागे के सहारे उन्हें थाम लेती है, अर्थात उनको नियंत्रण में रखती है, उन्हें गिरने से बचाती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कवि बहुत सुंदर कल्पना की, मानो वो पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं, खुद भी उनके सपने जुड़े हुए हैं, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है, और अपने रंध्रों के सहारे, मतलब अपने रंध्र रोए के सहारे, मानो वो खुद उससे पतंग से जुड़े हुए हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब क्या होता है कि अगर वह कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, और भी उनमें निडरता आती है और वो मस्ती में खो जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों की तरह, मानो उनके पैरों को बेचैन बताया, जिसे कोई एक पल का भी चैन नहीं है। तो इस तरह से कवि ने बहुत सुंदर ढंग से इस कविता को प्रस्तुत किया है। और जहाँ एक और कवि ने बाल मनोभावों और बाल सपनों को अभिव्यक्ति दी है, पतंग से उनकी तुलना की है, बच्चों की उमंगों और सपनों को, और यहाँ तक कि वो तो बच्चों की उमंगें और सपने हैं, वो तो पतंग से भी आगे, उससे भी बहुत दूर जाना चाहते हैं। इस तरह से कविता को हमने पढ़ा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय हिंदी।